इलेक्शन चल रहे हैं और इसमें वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार जैसा बड़ा स्टॉल बोर्ड या जो लोकप्रिय नेता लाइमलाइट में नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मौजूदा नेताओं के लिए कि वो सत्ता तक जो है खुद को पहुंचा पाए? नहीं, कभी शांता कुमार जी, कभी वीरभद्र सिंह जी या मैं भी, हम भी नए थे, तो नए लोगों को उभरने का मौका मिलेगा। जो है अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, वो नेतृत्व संभालेंगे। लास्ट मोमेंट में जैसे बीजेपी 2017 में आपको मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दिया था, आपने लगभग पूरी तरह से बीजेपी को सत्ता में लाया था, 2/3 मेजोरिटी मिली थी, पर दुर्भाग्यवश जो है आप खुद हार गए थे। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी चुनाव में जो है बीजेपी कुछ ऐसा अचानक कोई ऐसा निर्णय ले सकती है? ये मेरे परव्यू में नहीं है, ये तो हाईकमांड ही तय करता है। तब भी हाईकमांड राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था, पर मुझे बहुत पहले बता दिया गया था, टिकटें मिलने से पहले, कि चुनाव आपके नेतृत्व में होगा। सर, राज्य में 20 ऐसी सीटें थी 2017 में जहां जीत का मार्जिन 2000 से कम या ज़्यादा रहा था, तो आपको नहीं लगते कि जहां इतने सारे रेबल बीजेपी के 19 से ज़्यादा रेबल खड़े हैं, तो अभी जो है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है? कांग्रेस के कई लोग तो बीजेपी में आ गए, अगर वो वहाँ होते तो उनको टिकट नहीं मिलता, वो भी रेबल होते। और जब थोड़ी कंस्टिट्यूंसी छोटी हो, वोटर्स की संख्या कम होती है और मार्जिन भी जीत हार का कम होता है, तो जब ये अधिक उम्मीदवार खड़े होते हैं तो थोड़े से वोट से कोई जीत जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे वोट ही काटेगा, हो सकता है कांग्रेस के वोट ज़्यादा काट के हमें लाभ दे दे। आपको इस बार सुजानपुर से नहीं उतारा है या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट नहीं दिया है, तो ये आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस बार नहीं है, ना ही आप सीएम हैं। क्या ये एक शॉकिंग या एक हैरान करने वाली चीज़ नहीं है, जबकि आप इतना वादा रखते हैं कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है आपने? मैंने आज तक 10 चुनाव लड़े हैं और कभी चुनाव के लिए टिकट नहीं मांगा। जब पार्टी ने कहा पार्लियामेंट लड़ो तो पार्लियामेंट लड़ी, जब कहा बाई इलेक्शन लड़ो तो बाई इलेक्शन लड़ा, जब कहा असेंबली लड़ी तो असेंबली लड़ी, और कभी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं चुनी। कभी कहा तुम हमीरपुर से लड़ो, कभी बमसन से, कभी सुजानपुर से, जहाँ कहा वहाँ लड़ा। पहली बार इस बार मैंने कह दिया कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, तो टिकटें देने से पहले तो मैंने निर्णय दे दिया था। हाईकमांड को तो बहुत पहले बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सुजानपुर कंस्टिट्यूंसी में मैं चुनाव प्रारंभ होने के तक लगातार काम करता रहा, ताकि जो नया उम्मीदवार आएगा उसको ये ना कहे कि पहले यहाँ से जो लड़े थे वो देखे नहीं, वो आए नहीं। तो पूरे 5 साल मैंने काम किया, किसी को कभी महसूस नहीं होने दी। इसलिए इस बार तो मैंने ही टिकट छोड़ा है, मैंने इनकार किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अचानक मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया गया और आपको इस रेस से पीछे हटना पड़ा, तो आपने कभी इस चीज़ की कल्पना की थी कि आपके साथ ऐसी घटना हो जाएगी और आप लगभग जीत के बहुत नज़दीक होते हुए इस सत्ता से चूक गए अपना तीसरा जो टर्म पूरा करने के लिए? नहीं, 2017 में असली हैरानी तो चुनाव हारने की थी। चुनाव हार गए उसके बाद तो मैंने कह ही दिया था कि मैं रेस में नहीं हूँ, मैं सीएम की रेस में कभी नहीं रहा। हाईकमांड ने जब तय किया तभी किया। इसलिए जयराम जी को तो फिर विधायकों ने चुना, हाईकमांड ने कहा, मैंने नाम प्रपोज किया। और जब उत्तराखंड में ऐसा कुछ हुआ सर, तो क्या दिमाग में कुछ ऐसा या दिल में कोई ऐसा क्या ख्याल आया? नहीं, मैं दूसरों के उस पर ज़्यादा जाता नहीं। हाईकमांड के निर्णय होते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। चुनाव हो रहा है, क्या वर्तमान सरकार की कार्यशैली पे या उनकी गवर्नेंस पे हो रहा है, या फिर इसमें ज़्यादा मोदी जी का चेहरा रहेगा, या भारत सरकार की जो उपलब्धियां जो उन्होंने काम किए उस पर फोकस होगा? केंद्र सरकार ने जो मदद की 5 वर्ष, मोदी जी का जो सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, उसका महत्व है। प्रदेश में आर्थिक संकट हमेशा होता है, केंद्र की मदद हो, अपनी पार्टी की ही सरकार
दोनों जगहों तो लाभ रहता है। यही तो बड़ा फैक्टर एक वो रहेगा। दूसरा, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी, उसके काम भी, और उसके लोगों का संतोष और असंतोष दोनों का फैक्टर होगा। कौन से इश्यूज आप देखते हैं कि अभी इस चुनाव में लोग जिसको देख के वोट करेंगे? हर चुनाव में कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, कुछ प्रदेश स्तर के, कुछ स्थानीय स्तर के, कोई चुनाव क्षेत्र का ही मुद्दा होता है, और चुनाव क्षेत्र में किसी भाग का मुद्दा भी कई बार होता है। हमारे पक्ष में जो बात जाएगी वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का, हिमाचल को जो तोहफे मिले, जैसे वंदे भारत ट्रेन केवल 4 चली हैं देश में, एक प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में तो दूसरी अनुराग ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में चली है। ऐसी बातें होना, ऐसी उपलब्धियां होना, रेल लाइन का काम, भनोपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। नंगल तरवाड़ा रेलवे लाइन हिमाचल में पूरी हो गई। 9 ट्रेन आज ऊना से जा रही हैं बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में। तो केंद्र ने बहुत कुछ दिया है, प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे हिमकरण योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गृहिणी सुविधा योजना हो, केंद्र ने दिया, प्रदेश ने दिया, मिलकर इंडिविजुअल को लाभ पहुंचाने का बहुत प्रयास हुआ है। ये संभव हो सकता है कि ओपीएस बहाल हो सकती है? देखिए, कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है इस मुद्दे को उठाने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2004 में केंद्र में और प्रदेश में, जब इन्होंने ओपीएस बंद की और एनपीएस लेके आए। इसके लिए अगर दोषी कोई माना जाए तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। मुझे लगता है इस समस्या के समाधान के बारे में हमारी पार्टी भी सोच रही है, वो भी समाधान निकालेगी। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि कम से कम 9-10 हज़ार पेंशन प्रत्येक उस कर्मचारी को मिलनी चाहिए जो सारी उम्र प्रदेश की सेवा करता है, ताकि वो अपना रिटायर्ड जीवन जो है वो सम्मानपूर्वक बिता सके। नज़रअंदाज किया गया इस चुनाव में पार्टी की आपकी जो योग्यता थी या जो आपका इतना अनुभव था? नहीं, पार्टी ने अपनी जो लिस्ट निकाली उसमें स्टार प्रचारक मुझे रखा है। स्ट्रेटजी तय करने के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, केंद्रीय नेतृत्व साथ होता है, तो जो स्ट्रेटजी तय करें, ठीक है। मैं जनसभाएं भी कर रहा हूँ, नुक्कड़ मीटिंग भी कर रहा हूँ और वर्कर्स मीटिंग भी कर रहा हूँ। जहाँ रूठे हुओं को मनाने की ज़रूरत है वहाँ फ़ोन करके बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि कौन से इश्यूज हिमाचल के लिए सबसे ज़रूरी है जिसको एड्रेस करना चाहिए मौजूदा सरकारों को या पार्टियों को? रोजगार, स्वरोजगार, कृषि और वानिकी, फल उत्पादन को, पशुपालन को, पर्यटन को, संचार के माध्यम को, केवल सड़कें ही हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, सड़क, रेलवे और एयर सर्विस। पर्यटक ज़्यादा आएगा, पर्यटक आएगा तो पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। तो रोज़गार का सबसे बढ़िया साधन हमारे पास कृषि, बागवानी के बाद पर्यटन ही है।